है तालिबान रिश्तों की मुमकिन बहाली की खबरें आइंदा कुछ हफ्तों में हो सकती है पेशरफ। मरकजी हुकूमत ने भी 26 अगस्त को तलब की कुल जमाती मीटिंग। बीजेपी सरकार बंदूक से नहीं पीएचडी से डरती है। जम्मू कश्मीर के अवाम की खामोशी को अमन की निशानी ना समझा जाए। चीन के साथ जंग 370 के खात्मे का हासिल। शोपियां में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। और 1 अप्रैल साल 2022 से जम्मू कश्मीर में वाटर मीटराइजेशन के लिए सरकार मुतहरिक। अगले 6 माह के लिए आबी आने में 10% का भी इजाफा। अवाम ने मीटर से पहले सहूलियात की मुकम्मल फराहमी का किया मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी, श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले भारत और तालिबान के रिश्तों के हवाले से खबरें गश्त करने लगी हैं। जी हां, हम कल से ही देख रहे हैं कि मुल्की स्तर के जो मीडिया इदारे हैं वहां पर यह खबरें गश्त कर रही हैं कि भारत और तालिबान के दरमियान अब रिश्ते उस्तवार हो जाएंगे। न सिर्फ रिश्ते उस्तवार हो जाएंगे, माना जा रहा है कि आइंदा कुछ हफ्तों के दौरान इसमें कोई बड़ी पेशरफ भी हो सकती है। आपको बताते चले कि भारत का अभी तक ये मुकम्मल स्टैंड है कि तालिबान एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, एक दहशतगर्द तंजीम है। न सिर्फ भारत बल्कि यूनाइटेड नेशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो तालिबान के कुछ लीडरान हैं या टॉप 10 लीडरान में से बेशतर को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दहशतगर्द करार दिया है। लेकिन जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है और उसके बाद सूरत हाल बदल रही है। न सिर्फ अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट नजर आ रही है, बल्कि दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं उनकी पॉलिसीज में भी अब कोई ना कोई शिफ्ट नजर आ रहा है। G7 मीटिंग भी हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में भी जो इरादा किया जा रहा था, जो अंदाजा किया जा रहा था कि शायद जो तालिबान को लेकर कोई सख्त स्टैंड लिया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से यहां से भी यही खबर सामने निकल कर आई कि मौका मिलना चाहे, यानी मौके की तलाश में सभी हैं। इधर भारत के रिश्ते तालिबान के साथ क्या हो पाएंगे, क्या कोई बातचीत हो जाएगी? हालांकि इससे पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही ये भी खबरें चली थी कि जो दोहा में भारत की तरफ से कोशिश की गई थी कि तालिबान लीडरान के साथ मुलाकात हो जाए। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि तालिबान के साथ बैकडोर या पसपर्दा बातचीत चल रही है। लेकिन भारत सरकार अभी इन खबरों की तरदीद कर रही है और भारत सरकार का मानना है कि अभी तक कोई कांटेक्ट उनके साथ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, जिस तरह से कौमी स्तर पर, कौमी न्यूज चैनलों पर, कौमी अखबारात में, कौमी इदारों में ये खबरें चल रही हैं कि भारत और तालिबान के दरमियान नजदीकियां हो सकती हैं, तो उसके बाद भारत का क्या स्टैंड रहेगा और भारत का अभी तक का क्या स्टैंड है, इस वाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सीनियर साथी और जो खारजी मामलात के एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपका खैर मकदम है। धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि अब भारत की जिस तरह से खबरें अभी आ रही हैं, भारत की पॉलिसी में भी, भारत के स्टैंड में भी तालिबान के तई एक नरमी जो है नजर आ रही है। और इस नरमी की बुनियाद ये भी तस्वुर की जाती है कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कल 26 अगस्त को कुल जमाती मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें अफगानिस्तान से मुतल्लिक गुफ्तशनीद होगी और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसका खास जिक्र होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि भारत अभी उस जगह पर है कि वो उस स्टैंड को जो उन्होंने तालिबान के मुतल्लिक आज तक रखा था कि तालिबान एक दहशतगर्द है, एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनके साथ आपको लग रहा है कि खारिजिस्तान की बातचीत हो सकती है? जी देखिए, जहां तक भारत सरकार के पूरे अफगानिस्तान के आम लोगों के प्रति रुख की बात है, तो आने वाले समय में भी भारत अफगानिस्तान के नागरिकों की पूरी मदद करना चाहेगा। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखना चाहेगा। और हमने ये भी देखा है कि तालिबान की तरफ से सॉफ्ट स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग की अपील कर रहा है। तालिबान एक रिकॉग्निशन सीख कर रहा है, रिकॉग्निशन चाहता है और कोऑपरेशन चाहता है। जाहिर है कि तालिबान के जो जिस तरीके के अभी कृत्य रहे हैं उसके ऊपर उसके आधार पे तालिबान पे भरोसा कर पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तालिबान ने स्पष्ट है कि काबुल की सत्ता का
फोर्सफुल टेक ओवर किया है। तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को के ऊपर हमले किए, अमेरिका को उसने धोखा दिया, दोहा का वो जो करार था उसको लगातार वो वायलेट करता रहा है। तो जिस तरीके से तालिबान का अभी तक उसका जो कृत्य रहा है, उस आधार पे तो तालिबान पर भरोसा कर पाना संभव नहीं है। लेकिन तालिबान यदि सॉफ्ट स्टेटमेंट जैसे दे रहा है, यदि उस पे वो अमल करके दिखाता है, यदि उस पे वो सकारात्मक तरीके से उसको अमली जामा पहनाता है, तो भारत जाहिर है कि उसके बारे में, एंगेजमेंट्स के बारे में विचार कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी विचार कर सकता है। तो ये तालिबान के ऊपर निर्भर करता है कि तालिबान अपना रुख किस तरीके का रखता है। तालिबान को अपने देश के अंदर भी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके प्रति एक जिम्मेदारी भरा रवैया दिखाना होगा। तभी जाकर के उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग मिल सकता है या किसी तरीके की रिकॉग्निशन की तभी वो उम्मीद कर सकता है। तो भारत का जो रुख है आज भी ये तालिबान को लेकर के बहुत ही सतर्कता वाला रुख है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि जो तमाम आतंकी संगठन है पाकिस्तान बेस्ड, वो तालिबान को जैसे मदद करते रहे हैं, तो वो जो संगठन है वो, और पाकिस्तान के जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि वो तालिबान की मदद अब कश्मीर के फ्रंट पे लेंगे वगैरह वगैरह। तो इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, आतंकवाद के बढ़े हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए, भारत साथ ही साथ हाई अलर्ट मोड में भी है। लेकिन भारत का जो ओवरऑल रुख है वो अफगानिस्तान के प्रति एंगेजमेंट को बना के रखने का होगा। और भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ किसी तरीके का अगर सहयोग कर सकता है तो भारत जरूर करना चाहेगा। संजीव जी, इसमें चूंकि अफगानिस्तान का ही हित नहीं है, लेकिन जो हम भी देख रहे हैं, सरकार भी ये मानती है कि भारत का हित क्या है, उस अंदाज से भी या उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, पेश नजर रखते हुए उनके साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन मुल्क के अवाम को कन्विंस करना, क्या आपको लग रहा है कि अभी काफी कठिन है सरकार के लिए भी? कई एक जगहों पर इलेक्शंस भी हैं। आज तक हम यही कहते थे कि दहशतगर्द है, आतंकवाद है, और आज यकायक एक शिफ्ट लेना, और उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि मुल्क के अवाम को भी हम कन्विंस कर पाएंगे अभी कि नहीं, आप इनके साथ एंगेजमेंट जरूरी है, यह भारत के हित की बात? देखिए, एंगेजमेंट होना इतना आसान नहीं है। तालिबान का जो अभी तक का जो व्यवहार दिख रहा है, या अभी हाल के समय में उसने जैसा ऑफेंसिव अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर लॉन्च किया है, उस तरीके से अभी तक मुझे नहीं लगता कि तालिबान की तरफ से ऐसा कुछ भी ऐसा सकारात्मक हुआ है जिसके आधार पे भारत उसके साथ एंगेज कर सके। और लेकिन तालिबान जिस तरीके के बयान दे रहा है, तालिबान के जो प्रवक्ता जिस तरीके के बयान को दे रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करेंगे, अल्पसंख्यकों का सम्मान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करेंगे, आतंकियों को पनाह नहीं देंगे, तो तालिबान को अपने कही गई बातों पे अमल करके दिखाना होगा। तभी जाकर के आवाम को भी, भारत में भी कहीं से भी कोई जो है एक संकेत मिल सकते हैं, सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, और तभी जाकर के भारत सरकार भी कोई एंगेजमेंट करेगी। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में पूरे अफगानिस्तान की सिचुएशन पे भारत सरकार कड़ी वॉच रखे हुए है, हाई अलर्ट मोड में भी है। लेकिन यदि तालिबान की तरफ से सकारात्मक रुख के साथ कोई कंक्रीट क्रेडिबल स्टेप लिए जाते हैं, तो भारत सरकार एंगेजमेंट्स के बारे में आने वाले समय में विचार कर सकती है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि आवाम को भी भारत सरकार को जो कन्विंस कर पाना संभव है, क्योंकि तालिबान का रुख, अभी हाल का जो रुख है वो बेहद नकारात्मक रहा है, बेहद जो है धोखे वाला और हिंसात्मक रहा है। संजीव जी, अभी तक जो तालिबान की जानब से स्टेटमेंट्स ही आ रही हैं, अभी वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं ग्राउंड पर, लेकिन अभी उन्होंने हुकूमत भी नहीं संभाली है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जैसा कि आपने खुद भी कहा कि वर्तमान में, यानी हाल ही में, अभी इस पर कोई पेशरफ नजर नहीं आ सकती है, बल्कि जब तक 5-6 महीने या 1 साल हो जाएगा तभी जाकर भारत सरकार कोई कंक्रीट फैसला भी ले सकती है? नंबर 1। दूसरा सवाल इसी के साथ मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा कि अगर तालिबान के साथ कोई एंगेजमेंट होती है, अगर उनके साथ कोई बातचीत होती है, तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि फिर कश्मीर के हवाले से भी जो अलग अलग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए भी बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं फिर, या जो लोग हैं वो इसकी भी डिमांड कर सकते हैं? देखिए, आतंकी तंजीमों के साथ बातचीत करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये संभव नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, इसके बारे में भी कई ऐसे सवाल उठाए जा सकते हैं कि यदि तालिबान के साथ एंगेज कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं। तो इस तरीके के प्रश्न पर भी ये देखिए, जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो 0 टॉलरेंस की है। आतंकवाद को चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो अफगानिस्तान से आए, ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और आतंकवाद के प्रति जब कोई भी तंजीम, कोई भी सरकार
यदि भारत के खिलाफ साजिशें रचेगी तो जाहिर है कि उस तरह की सरकारों के विरुद्ध भारत सरकार बहुत ही सख्त रुख लेगी। पाकिस्तान को हमने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। तालिबान के साथ भी यही शर्त है। तालिबान को अपने व्यवहार में क्रेडिबल तरीके का व्यवहार दिखाना होगा, जिम्मेदारी भरा व्यवहार दिखाना होगा, उसे आतंकवादियों को पनाह नहीं देनी होगी और भारत को उसको सिक्योरिटी एश्योरेंस देने होंगे कि तो उसके शासनकाल में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध कोई आतंकी न कर पाएगा। ये इस तरीके का एश्योरेंस, सिक्योरिटी एश्योरेंस तालिबान को भारत को देना होगा, तभी जाकर के भारत तालिबान के साथ किसी तरीके का एंगेजमेंट रख सकता है, कोई बातचीत हो सकती है। तो ये जो पाकिस्तान के लिए जो शर्त है वही शर्त तालिबान के लिए भी है और तालिबान को ये इसके ऊपर अमल करके दिखाना होगा, आतंकवाद को बिल्कुल रोकना होगा और अपने व्यवहार को सकारात्मक करना होगा, महिलाओं का सम्मान करना होगा, अल्पसंख्यकों का सम्मान करना होगा, अफगानिस्तान के जो निर्दोष आम लोग हैं उनका सम्मान करना होगा, भारत के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें काम करने की इजाजत देनी होगी। भारत ने $3 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रखा है। भारत चाहेगा कि उसको आगे बढ़ाए। भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भारत ने किए हैं उसको आगे बढ़ाए। चाबहार के प्रोजेक्ट को भारत आगे बढ़ाना चाहेगा। बिल्कुल। तो ये भारत का जो एक्सटर्नल डायमेंशंस देखते हैं, जब इसके एक्सटर्नल डायमेंशंस हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि भारत के आस पड़ोस जितने भी ममालिक हैं वो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान की लाइन टो कर रहे हैं। हम श्रीलंका का जिक्र करें, बांग्लादेश का जिक्र करेंगे, नेपाल का जिक्र करेंगे, चाइना, पाकिस्तान, अब अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं उन्हीं की नहज पर हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि कंपल्शन भारत के लिए बन रहा है जहां तक हमारी खारजी या जो एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के हैं उनका ताल्लुक है? लगता है कि संजीव जी के साथ हमारा राबिता मुनक़ता हो चुका है। संजीव श्रीवास्तव जो हमारे साथ बात कर रहे थे। फिलहाल संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। संजीव जो श्रीवास्तव है खारजी मामलों के जानकार है, अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों के हवाले से बात कर रहे थे और उनका मानना है कि पहले भारत तालिबान को आजमाएगा और उसके बाद ही उन्हें लग रहा है कि फिर कोई एंगेजमेंट डिप्लोमेटिक स्तर पर, खारजी स्तर पर बातचीत हो सकती है। लेकिन तब तक उनका कहना है कि भारत की मिलिटेंसी के तई, दहशतगर्द के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि कल 26 अगस्त को दिन के 11 बजे भारत के अंदर मरकजी सरकार की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई है और इस मीटिंग में यह कुल जमाती मीटिंग होगी और इसमें मुख्तलिफ अपोजिशन लीडरान भी होंगे और उस दौरान भारत और तालिबान से मुतलिक जो पॉलिसी है भारत की उस पर गुफ्तशनीद की जाएगी। अब तालिबान और भारत के साथ साथ बढ़ते हैं कश्मीर की तरफ और कश्मीर के अंदर हम जुनूबी जिला शोपियां का जिक्र करते हैं क्योंकि इस जिले में आज महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर आई हुई थी। एक जलसा यहां पर किया और आते ही उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ और उसके बाद एक पब्लिक मजमे से उन्होंने खिताब भी किया और खिताब ही नहीं किया बल्कि महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर काफी तीर भी मारे, काफी तनकीद किया और तनकीद के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज की जो सरकार है ये डंडे के बल पे चलती है, यानी कोई जमहूरियत का नामो निशान नहीं है। ये उन्होंने जो बीजेपी है उस पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंदूक से नहीं डरती है बल्कि पीएजीडी से डरती है। पीएजीडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन, जो कि 370 की बहाली के लिए एक प्लेटफॉर्म या एक फ्रंट बनाया गया जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जेकेपीएम भी शामिल है। और उनका मानना है कि उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए और इस प्लेटफॉर्म के हाथ मजबूत करें और इसी प्लेटफॉर्म से मरकजी सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हें डर है। उन्होंने जो नौजवानों से और खासतौर पर मिलिटेंटों से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि बंदूक किसी भी मसले का हल नहीं है और ना ही भारत बंदूक से डरता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो जमहूरी इदारों का इस्तेमाल करे और जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करे। उन्होंने ये भी कहा कि 370 जिससे एब्रोगेट किया गया, जिससे खत्म किया गया 5 अगस्त साल 2019 को, उसका हासिल ये है कि अब चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात खराब हो गए। इन अदर वर्ड्स हम यही कह सकते हैं कि उनका कहना था कि चीन के साथ जंग 370 के खात्मे का हासिल है। और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ यह भी कहा कि अवाम ही सब कुछ है और अवाम अगर इस पीएजीडी को मजबूत बनाती हैं
तो वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के लिए बहुत आगे जा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने यहां पर और क्या कहा, आइए देखते हैं। CPI, CPM, Awami National Conference, BJPM, ये पैनल मिलकर लोग मुझे शायद खा लड़ाई त्रावल, चला गए लड़ाई से त्रावल या सिंगल एनसीओ से, बाकी लोगों से मुझे शायद त्रावल, क्या इस कोशिशों अमीर तक PNG से, देशों के अंदर खोता, किन देशों को, वो भी लगते हैं जिन्होंने एक बमों जिन्होंने हमें क्या गिला होना चाहिए इस मुल्क के लीडरशिप के साथ, हमें क्या गिला होना बीजेपी के साथ, उन्होंने तो मुल्क बेच दिया, उन्होंने तो सड़कें बेच दी, उन्होंने तो पुल बेच दिए, उन्होंने तो टोल प्लाजा बेच दिए, उन्होंने तो एयरपोर्ट बेच दिए, उन्होंने तो रेलवे स्टेशन बेच दिए, उन्होंने तो पेट्रोल पंप बेच दिए, उन्होंने तो पावर स्टेशन बेच दिए। तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर क्या करें? मैं आज नहीं कहना चाहती हूँ अपने लोगों से, बंदूक मत उठाओ, बंदूक उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा, पत्थर मत उठाओ, पत्थर उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। पत्थरों का जोरदार सोना से पत्थर चलाया हमने, उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं। आज जितने जिनको मैंने माफी भी दी थी, एमनेस्टी भी दी थी, उनको भी निकाल के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, उनके भी पासपोर्ट कैंसिल कर देते हैं। डंडा कहीं नहीं चलता है, अगर बच्चे को भी माँ बाप डंडा चलाते हैं तो वो भी हाँ सुन रोजाना किया। इसलिए डंडे के बलबूते पे, बंदूक के बलबूते पे आप यहाँ के लोगों को जहर नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोग खामोश जरूर हैं, मगर ये खामोशी अमन की निशानी नहीं है। ये जो दहशत में किस लुकन दबन काट कर पता की नजा कुछ बुक भी रहे थे शाम जब पुलिस मल कर सुना ठीक है। ये कैसा रिश्ता है? हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं मैं जम्मू कश्मीर के साथ दिल की दूरियों को मिटाना चाहता हूं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर सरकार मीटराइजेशन के यानी वाटर मीटराइजेशन के हवाले से अब मुत्तहरिक हो गई है और इस हवाले से बाज़ाब्ता हदफ भी दिया गया है। यानी साल 2022 के अप्रैल महीने से ठीक 6 से 7 महीने के बाद पूरे कश्मीर के अंदर पहले श्रीनगर से ही इसकी शुरुआत की जाएगी, मीटराइजेशन होगी। यानी आप जब पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मीटर के हिसाब से ये पानी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पानी को आप ज़ाया नहीं कर सकते हैं। और उससे पहले 10% का इजाफा भी फी में किया गया है। यानी जब अप्रैल के बाद मीटराइजेशन होगी और उसके बाद आपको 350 लीटर पानी रोज़ाना मिल सकते हैं। और उसके लिए अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपने एक दिन के लिए 12 रुपये अदा करने होंगे। अगर आप शहरी इलाकों में रह रहे हैं, कस्बा जात में रह रहे हैं, तो आपको एक दिन के लिए 20 रुपए देने होंगे। यानी शहरी आबादी वाले इलाके मीटराइजेशन के बाद एक महीने के बाद 600 रुपए अदा करेंगे, बशर्ते कि वो रोजाना 350 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर उससे ज्यादा किया तो फिर उसी हिसाब से उन्हें ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। अगर गांव क्षेत्र में आप रहते हैं, गांव के इलाके में रहते हैं, तो फिर आपने 12 रुपए के हिसाब से 360 रुपए फी महीना देना होगा। ये गवर्नमेंट की जानिब से प्लान किया गया है, जिसकी एग्जीक्यूशन के लिए अब तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। लेकिन आवाम की जानिब से इस मीटराइजेशन को लेकर सवालात उठाए जा रहे हैं। आवाम ये कहती है कि वो मीटराइजेशन के खिलाफ नहीं है, वो पानी का फी अदा करने से बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। वो चाहते हैं कि एक सिस्टम के जरिए चला जाए और वो ये भी चाहते हैं कि वो एक जिम्मेदार शहरी बने, क्योंकि एक समाज का क़याम जब रखना होगा, क़याम जब करना होगा, तो उसके लिए एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए वो जो बाकी फी है वो अदा करने के लिए तैयार है, भले ही अवाम पर इसका बोझ पड़ेगा। लेकिन अवाम ये भी कहती है कि जहाँ जिस रियासत में, जिस इलाके में महाराजा के दौर में पाइपें बिछाई गई हों और उसके बाद उन्हीं बोसीदा पाइपों से, उन्हीं जंग आलूदा पाइपों से आवाम को पानी फराहम किया जाए, क्या उसके लिए वो फी अदा करेंगे? क्या मीटराइजेशन उन पाइपों के काबिल है? जब आप मीटर लगाते हैं तो पहले आपने ये भी देखना है कि जिस इलाके में आप मीटर लगा रहे हैं क्या वहाँ पर पानी है, क्या वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट आउटपुट लाइनें बराबर है। क्योंकि अगर किसी इलाके में 10 साल पहले पाइपें बिछाई गई और वहाँ पर इनपुट उसी हिसाब से आबादी के तनासुब से ही रखा गया था, लेकिन 10 साल या 20 साल बाद वहाँ पाइपें नहीं बदली है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में किसी हद तक इजाफा हुआ है, यानी कनेक्शन बढ़ गए हैं, फी भी आप वसूल कर रहे हैं, लेकिन पानी की जो
मयार है या मिकदार है वो दोनों कम हो गया है। और तीसरी बात यह है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है पानी के लिए। जब लोग फी अदा करेंगे तो क्या वजह है कि वो जो है उस पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया होगा। उस पानी का वो इस्तेमाल क्यों करेंगे और उस पानी के लिए वो फी अदा क्यों करेंगे जो किसी नदी नाले से उठाया गया हो और उसके बाद रिजर्वर में डाला गया हो और रिजर्वर से उसको सप्लाई किया हुआ है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें सर्विसेज दिया जाए और उसके बाद वो फी अदा करने के लिए मुकम्मल तैयार है। मकामी लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। शहरों में, देहात में तो वाटर सप्लाई का हाल ही बेहाल है, शहर में भी हालात बड़े ख़राब हैं। पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइंस है, वाटर रिजर्वर्स है या जो टैंकीज़ हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, वो ख़राब पड़े हैं। पहले वो वाटर सप्लाई का पूरा निज़ाम एक दफ़ा दुरुस्त किया जाए, उसके बाद अगर वाटर फ़ी लेंगे या मीटराइजेशन करेंगे उस पर तो ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मेरा एतराज़ यही है कि पहले सरकार आवाम को वो सहूलियात दे और उसके बाद अगर उन सहूलियात का फीस भी लेना चाहेगी तो उस पर कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। और लोग परेशान है, दिन का दिन परेशान है। इन्होंने जल मिशन भी स्कीम लागू की है, वो आज तक पूरी नहीं हुई। और घर घर नल जल देने का नल देने की कोशिश की थी, अभी तक वो मिशन को कामयाब नहीं किया गया। सिटी में पुरानी पाइपें लगी हुई हैं, उन पर अभी ये काम नहीं इशू हो रहा है। कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है। मगर मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि मीटर लगाना, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मीटर लगाने की क्या पड़ी है। जब तक ना हर इलाके में पानी पहुंचेगा, जब तक ना नई पाइपें लगेगी और जहां जहां पानी नहीं पहुंचेगा वहां पानी पहुंचना चाहिए। उसके बाद 2, 5 साल, 3 साल के बाद अगर मीटर लगाने की कोशिश करेंगे, ये सारी स्कीमें लागू करके फिर गवर्नमेंट का हक भी बनता है मीटर लगाना। आप देखिए कि कितने प्रोजेक्ट्स इनके लॉन्चिंग में हैं। मैं अगर सिर्फ गांधरबल और बड़गाम की बात करूं तो मेरे ख्याल में तकरीबन 50 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इनमें लॉन्चिंग है। और ये नहीं कि लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं है, लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन 1000 रुपये करोड़ का प्रोजेक्ट्स भी आया। लेकिन उसके बाद भी अफसरशाही, उसके बाद भी जो उनको कहते हैं कि हुक्म नवाब तादर नवाब के मुताबिक सिर्फ अहकामात जारी किए जाते हैं। तो सर्विसेज कहाँ हैं इनकी? तो क्या ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये आपको शहरी इलाकों, मेरे ख्याल से पहले मरहले में शहरी इलाकों में ही इसका इतलाक होगा, लेकिन क्या आपको ये वो खदमात फराहम कर रहा है? यहाँ पे आपकी पानी की पाइपें, वो जंग आलूदा पाइपें हैं, वो पिछले 50 सालों से मेरे ख्याल से उनको तब्दील नहीं किया। जितनी भी स्कीमें हैं वो फेल है। आपकी स्कीम वालों के साथ तनाज़ है। पहले तो उन्हें वो चाहे कि वो नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करेंगे सोफियाना महफिल मौसीकी के हवाले से, जिसका इनेकाद और एहतमाम आज श्रीनगर में किया गया था। और श्रीनगर के बुलबुल शाह पार्क जो कि राजबाग इलाके में वाक़ा है, वहाँ पर इसका एहतमाम किया गया था। और इस तकरीब पर आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले यहाँ मेहमान खास मौजूद थे। आपको बताते चले कि कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने इसका एहतमाम किया था, जिसके सरबराह फारूक रिंजू शाह इसके चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मुख्तलिफ फनकारों ने और सूफियत से ताल्लुक़ रखने वाले या सूफियत से वाबस्ता कई सारे लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। इस दौरान PK पोले ने मीडिया के साथ भी बात की, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू करने से पहले यहाँ पर मौसीकी का एहतमाम किया गया था, जिस दौरान फनकारों ने मुख्तलिफ जो स्पिरिचुअल सूफी बुजुर्ग थे उनके कलाम यहाँ पर सुनाए। और उसके साथ साथ PK पोले ने फिर मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की और कहा कि कश्मीर एक मुख्तलिफ या हम कहेंगे कि एक अलग ही तहजीब थी। और उसके साथ हमने कहा कि भाईचारे के साथ रहने का मतलब ही कश्मीरियत है और इंतहा पसंदी कभी भी कश्मीरियत का हिस्सा नहीं था। हम जानते हैं कि कश्मीर में जो है एक डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के अलावा यहाँ जो है डिफरेंट सकाफत भी है, सिविलाइजेशन भी है, डिफरेंट किस्म की कल्चर भी है। और वो कल्चर को जो है हम एक वर्ड में कहते हैं कश्मीरियत। कश्मीरियत यही है कि जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम और बाकी सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते थे। किसी भी तरह का जो है धार्मिक कट्टरवाद उसमें नहीं था। उसको किसी भी तरह के कट्टरवाद के लिए सहारा नहीं है, चाहे नंद ऋषि है या हम दूसरे नाम से जाने।
उनके विचार जो है जितने मुस्लिम्स में एक्सेप्टेड है उतने ही हिंदूज में एक्सेप्टेड है। ऐसे जो प्लेसेस है जो कि यहाँ की कल्चर में एक अभिन्न हिस्सा है, ऐसी चीज़ों को हमने बढ़ावा देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने जो है इस पर एक कंक्रीट पॉलिसी लाई है। जितने भी ऐसी जो प्लेसेस है जिनकी उर्स रहता है, कोई एनुअल उसका फेस्टिवल रहता है, उनको जो है गवर्नमेंट फॉर्मली तो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।